हाय तुम लोग कैसे हो तुम लोग। होपफुली तुम लोग का सारा मटेरियल कॉस्ट चैप्टर का सारे क्वेश्चन जो मैंने तुम लोग के साथ शेयर किए थे वो 66 क्वेश्चन तुम लोग ने कर लिए होंगे। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ईबी के रिलेटेड थे, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। और कुछ बच्चे मुझे बार बार व्हाट्सएप में वो डाउट्स पूछ रहे थे, बट फिर भी मैं बोल रहा था कि इसको बैच कॉस्टिंग में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको पहले कंप्लीट कर दिया जाए, ये एक टॉपिक। तो तुम्हारा पूरा का पूरा उस मटेरियल सेट का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा और तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आज जो मेरा वीडियो है बैच कॉस्टिंग के ऊपर, और ईबीक्यू एक्चुअली बैच कॉस्टिंग का ही टॉपिक है। बैच कॉस्टिंग है क्या सर? बट बैच कॉस्टिंग है क्या? बैच कॉस्टिंग नाम से पता लग रहा होगा, बैच। जब हम बैच का बात करते हैं ना, मन में अपने आप आता है कि सर जब अपने बोलते हैं आईपीसीसी बैच, अपने बोलते हैं सीए इंटर बैच, अपने बोलते हैं सर मॉर्निंग बैच, अपने बोलते हैं इवनिंग बैच। दैट मीन सर या हम पर्टिकुलर लॉट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा ना तुम लोग को कि अपने इंटर बैच बोलते हैं या सीए फाउंडेशन बैच बोलते हैं, तो मैं इंडिकेट कर रहा था कि एक पर्टिकुलर लॉट को। मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। तो एक दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है, लाइक मैं अगर तुम्हें कंपेयर करूं जॉब कॉस्टिंग एंड बैच के साथ, तो तुम्हें शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कॉस्टिंग में अपने को हमेशा ना कॉस्ट निकालना है, ये प्रोडक्ट हो, यूनिट्स हो, सर्विस हो, ये मेन पर्पस है। तो जॉब कॉस्टिंग का बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें ऐसा बता सकता हूँ कि अपने रेडियंट के नीचे गोकुल है। गोकुल एक आइसक्रीम पार्लर है और साथ में वो बेकरी भी है। सपोज तुम केक का ऑर्डर देने गए, केक का ऑर्डर देने गए और उन्हें कहा कि तुम्हें एक पर्टिकुलर साइज़ का केक चाहिए, वेज होना चाहिए, उसमें इंग्रेडिएंट तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, कुछ लिखा भी होना चाहिए, नेम होना चाहिए। दैट मीन्स तुम ये बोल रहे हो कि तुम गोकुल में गए, तुम बोल रहे हो कि मुझे एक केक चाहिए और तुम्हारा ऑर्डर ये था कि वेज केक हो, उसमें चेरी डाला गया हो, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ हो, किसी का नाम लिखा हो, केक स्पेसिफिक क्वांटिटी का हो। तो तुमने क्या किया, अपना स्पेसिफिकेशन दिया, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ऑर्डर दिया, जिसमें कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए थे कि ऐसा ही होना चाहिए था। दैट मीन्स अब गोकुल वाले के पास ये रेडी अवेलेबल नहीं है, उनको बनाना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से। तो अगर तुम्हारे हिसाब से बनाना है तो वो क्या करेंगे, इसका कॉस्ट निकालेंगे और उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस उनके लिए हो गया। दैट मीन्स उन्होंने कॉस्ट निकाला, बट किसका निकाला? कॉस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निकाला, एक पर्टिकुलर जॉब का निकाला। तो इस टाइप के कॉस्टिंग को अपने बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग, जहाँ पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उस ऑर्डर का कॉस्ट निकाला जाता है। ना बैच में क्या होगा? अब गोकुल को पता है, गोकुल जो आइसक्रीम पार्लर है और जो केक बेच रहा है उसे पता है कि उसके दिन में अराउंड 20 केक्स बिक जाते हैं, और वो 20 में हमेशा एक पर्टिकुलर टाइप का केक बना के रखता है जो कि बहुत ही अ, जिसका सेल होता है मार्केट में और जो बहुत ही पॉपुलर है। उसके पास एक मशीन है कि उस मशीन में जब वो इंग्रेडिएंट डाल दे, उस मशीन में इंग्रेडिएंट अगर डाल दे, उसमें मटेरियल प्लस पर्टिकुलर लेबर जो वो सारा काम करेगा, बट इस मशीन में जब वो मटेरियल डालेगा तो वो मशीन अपने आप 10 नंबर्स ऑफ केक 10 नंबर्स ऑफ केक एक बार में मैंने उस मशीन में आइटम डाल दिया और एक बार में 10 नंबर्स ऑफ केक निकल के आएंगे, एक ही टाइप के। उन सब का प्रोसेस एक बार में ही होगा। दैट मीन्स एक बार में केक बना, ऐसे 10 नंबर्स ऑफ केक बन गए, और एक बार में केक बनने के बाद उनका आइसिंग एक बार में हो गया, एक ही पर्टिकुलर डिज़ाइन। तो अब मेरा क्या होगा कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर केक का कॉस्ट नहीं पता है, मुझे पता है कि मैंने एक बार में 10 बनाए। अगर एक बार में मुझे 10 बनाए और एक बार में 10 ही बनेंगे, क्योंकि ऐसा ही मेरा मशीन सेटअप मैंने करके रखा है, तो अगर एक बार में 10 बनेंगे तो इस 10 आइटम्स का
या 10 केक का जो कॉस्ट होगा वही कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ द बैच। दैट मीन्स इस बैच में 10 केक्स हैं। दैट मीन तुम बोल सकते हो सर बैच जनरली इंडिकेट्स ना ग्रुप ऑफ आइटम्स। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर केक का, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक का कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सर पूरे 10 नंबर ऑफ आइटम्स या एक बैच का जो कॉस्ट हुआ, सपोज इस बैच का टोटल 10 केक बनाने का कॉस्ट हुआ 5000, तो मुझे एक केक का कॉस्ट निकालना तो मैं क्या करूँगा, उस बैच साइज से डिवाइड कर दूंगा। तो 5000 बाय 10, तो एक केक का 500 कॉस्ट आया, किसी एक पर्टिकुलर केक का कॉस्ट क्या आया, 500 आया। बट मैं पूछूंगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बैच, एक बैच जिसमें एक बार में 10 केक बन के निकल रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है, तो तुम बोलोगे सर उसका कॉस्ट एक बार में 5000 लगा था, क्योंकि वहाँ इंटेंशन सिर्फ एक बनाने का नहीं था, वहाँ इंटेंशन बनाने का था 10 नंबर ऑफ आइटम्स। दैट मीन्स एक बैच में एक ग्रुप ऑफ आइटम्स एक बार में बनेंगे और एक बार में ही निकलेंगे और उसमें एक बार में ही काम होगा। दैट मीन्स मैंने फिर से बोला कि 10 केक बने, उसका ब्रेड बन गया, उसके ऊपर आइसिंग हो गई, उसका डिज़ाइन बन गया, ये सारा काम लॉट में होता रहेगा। दैट मीन्स 10 बना, 10 के ऊपर ही आइसिंग एक बार में होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये एक बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा, ऐसा नहीं है। 10 के बना और 10 का प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस हो गया सर इसका बेस बनाने का, बेस बना एंड उसके ऊपर आइसिंग हुआ, तो सच टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज कॉल्ड बैच कॉस्टिंग। अब यही अपने डेफिनेशन में आ जाएंगे। सर बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। सर ये ऑर्डर मिला, किससे मिला, कस्टमर से मिला हो सकता है। फिर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स। सर ये लॉट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 500 यूनिट्स साल भर में प्रोड्यूस करना है और मेरा लॉट साइज है 100 यूनिट्स का। दैट मीन्स मैं एक बार में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा वो 100 यूनिट्स, उसके बाद फिर से काम स्टार्ट होगा और फिर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा। और तुमने देखा भी होगा हर मेडिसिन में एक बैच लॉट नंबर होता है या बैच नंबर होता है। दैट मीन्स वो ये इंडिकेट करता है कि जब ये मेडिसिन या ये ड्रग बन रहा था तो उस समय ये कब बन रहा था, उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स थे, उसका सारा इंडिकेशन, सारा क्वांटिटी, सारा कंपोजिशन कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। तो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उस कंपोजिशन, वो सारे के सारे बैच लॉट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब होता क्या है, तो जैसे फिर से सर बैच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स, जैसे मैंने कहा विच आर प्रोसेस साइमल्टेनियसली, वो फैक्ट्री में सेम प्रोसेस सेम प्रोडक्शन चलता रहेगा। For manufacturing operation, under this method of manufacturing, the inputs are accumulated in assembly line till it reaches minimum batch size. सर ये क्या है, होता क्या है, सपोज मैं एग्जांपल बोलूं कि मुझे मेरे सामने बहुत सारे डेस्क टेबल चेयर्स है, तो मुझे अगर ये टेबल मैन्युफैक्चरिंग करवाना पड़ता या करना पड़ता तो मैं कैसे करता। मुझे अगर एक बैच साइज 10 नंबर ऑफ यूनिट्स का बैच साइज चाहिए तो मैं क्या करता, या एक टेबल को बनाने के लिए क्या मैं पहले आयरन रॉड लेके आता। सर बिल्कुल आप लेके आते आयरन रॉड, उनको टेबल के हिसाब से, टेबल के साइज के हिसाब से कटिंग करते, फिर वेल्डिंग करते, वेल्डिंग के बाद पेंटिंग होता, पेंटिंग के बाद उसका कवर लगता, कवर लगने के बाद उसके माइनर फिनिशिंग वर्क होता। तो मैंने अपने इस टेबल या डेस्क को बनाने के लिए तो मैं कुछ प्रोसेस का, कटिंग, वेल्डिंग, पेंटिंग, फाइनलाइजेशन, तो मैं अगर मुझे एक टेबल या चेयर या डेस्क बनाना है तो मैं एक एक करके बनाऊंगा, या फिर मैं सारे 10 का मुझे अगर ऑर्डर मिला तो पहले 10 के आयरन रॉड्स को जो काटना था पहले मैंने उसको काट के साइज का काम कर लिया, उसके बाद उन 10 को जोड़ दिया या वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग करने के बाद सबको मैंने पेंटिंग कर दिया। मेरी बातें समझना, मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूं ये सारा काम बैच में हो रहा है। दैट मीन्स अगर 10 का ऑर्डर मिला तो 10 का काम एक एक करके नहीं होगा, 10 का एक प्रोसेस का एक ऑपरेशन एट ए टाइम सारा का सारा होगा। दैट मीन्स 10 के लिए 10 का आयरन रॉड एक बार में कटिंग होगा, कटने के बाद वेल्डिंग
एक बार में 10 का एक साथ होगा, एक एक करके। बट ऐसा नहीं है कि पहले मैं एक टेबल या डेस्क बनाने के लिए सारा का सारा काम सिर्फ एक के लिए करूं, नहीं, मैं एक एक काम सारे के लिए एक बार में करूंगा। दैट मीन्स 10 के लिए मैं 10 का कटिंग एक बार में करूंगा, 10 के लिए 10 का वेल्डिंग एक बार करूंगा, 10 के लिए 10 का पेंटिंग एक बार करूंगा, 10 के लिए 10 का फाइनलाइजेशन एक बार करूंगा। दैट मीन्स मेरे बैच में 10 साइज का एक बैच क्वांटिटी, बैच लॉट बन गया। नाउ हर बैच में, तो मैंने यहां लिख के रखा, तुम्हें भी नोट डाउन करना। तो सर बैच हो गया क्या? सर सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स, मेरे एग्जांपल में 10 थे, आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन सेटअप। मेरे सेटअप में 10 का ऑर्डर मिला, मैं इन 10 के लिए सारा काम एक बार में करूंगा। मैं जाऊंगा, बायर से आयरन रॉड मंगवाऊंगा, परचेस करूंगा, लेबर को बुलाऊंगा, लेबर को एक जगह रखूंगा, मटेरियल एक जगह लेके आऊंगा, उनका डिजाइन बनेगा और काम स्टार्ट। बट किसके लिए? 10 के लिए। दैट मीन सर आपने मेरे इस एग्जांपल में देखो, यहां पर सेटअप कॉस्ट, ये एससी इज सेटअप कॉस्ट। मेरे एग्जांपल में सर एससी है सेटअप कॉस्ट। एक बार बैच को स्टार्ट करने के लिए मुझे जो काम है लाइक जैसे मैंने कहा, मटेरियल लाना, डिजाइन करना, पर्टिकुलर लेबर्स जो रिक्वायरमेंट है उनको लाना, मेंटेनेंस वर्क है, मशीन भी काम करते करते थक जाएगा, वेल्डिंग मशीन है, कटिंग मशीन है, ये एक बार में सब काम नहीं करेगा, इनको एक ब्रेक देना पड़ेगा। तो सेटअप कॉस्ट, जैसे मैंने कहा सर मटेरियल गैदर करना, लेबर, मेंटेनेंस, ये सारे काम कहां पास आ जा रहे हैं? सेटअप कॉस्ट में आ जा रहे हैं। तो मेरे एग्जांपल में जरा देखना कि मेरा एग्जांपल में मेरा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है 500 यूनिट्स का, और यूनिट प्राइस है पर यूनिट प्रोडक्शन का, फिनिश गुड्स का 1000 रुपीज पर यूनिट। अब ये तो बैच के बारे में बात हो गया। अब मेरे एग्जांपल में जरा देखना, मेरा सेटअप कॉस्ट है, मुझे मशीन को मेंटेन करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा प्रोडक्शन करने के लिए, और मेरा अल्टीमेट गोल कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन का है? 500 यूनिट्स का। कैसे कैसे मैं करूंगा? मेरे फर्स्ट एग्जांपल में मैंने एक बैच को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। दैट मीन्स मैं एक बार 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, फिर ब्रेक लिया, सेटअप कॉस्ट लगा, फिर नेक्स्ट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, फिर ब्रेक लिया, फिर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, फिर ब्रेक लिया, फिर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, फिर ब्रेक लिया, फिर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। इस ब्रेक में जो नेक्स्ट ऑर्डर है उसका प्रिपरेशन वर्क होगा। दैट इज व्हाट योर सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट यहां पर लगा 1 2 3 4 5। सर 500 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए व्हेन द बैच साइज इज 100, एट ईच बैच साइज यू हैव अ सेटअप कॉस्ट 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने सेटअप कॉस्ट हो गए? सर 5 सेटअप कॉस्ट हो गए। कितना को प्रोड्यूस करने के लिए? 500 को प्रोड्यूस करने के लिए। ये नंबर ऑफ सेटअप क्या हो गए? तो बोलेगा सर टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय योर बैच साइज। अब याद कर लो ईओक्यू में जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोलते थे तो हम बोलते थे सर एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। अब वैसे ही यहां पर हम क्या बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ सेटअप कितने हो गए? 5। कैसे निकला? तो सर सेटअप कॉस्ट क्या हो जाएगा? सर नंबर्स ऑफ सेटअप इनटू कॉस्ट पर सेटअप। तो मेरे इस एग्जांपल में 500 या नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालेंगे? सर तो नंबर ऑफ सेटअप इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बैच साइज। और वी कैन से सर टोटल प्रोडक्शन divided by number of units produced in one batch। तो मेरे एग्जांपल में सर था 500 यूनिट्स डिवाइडेड बाय बैच साइज क्या था? एक बैच में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे? 100। तो कितने नंबर ऑफ बैचेस हो गए? सर 5। कितने नंबर ऑफ बैचेस हो गए? 5 बैचेस।
और कितने नंबर ऑफ सेटअप हो गया, 5 सेटअप हो गया। तो सर सेटअप कॉस्ट क्या हो गया, सेटअप कॉस्ट हो गया 5 इंटू पर सेटअप कितना है सर 200, तो 1000। नौ इस एग्जाम्पल में आ जाओ, मैंने सेटअप कॉस्ट बताया तुम्हें, मेरे एग्जाम्पल में सेटअप कॉस्ट था 200 रुपीज पर सेटअप, तो टोटल सेटअप कॉस्ट कितना हुआ 1000 रुपीज। कब, जब नंबर ऑफ बैचेस कितने थे, तो जब नंबर ऑफ बैचेस थे 5, तो कितने सेटअप लगे 5 सेटअप लगे, तो 5 इंटू 200, 5 इंटू 200 1000 रुपीज लगा। किसका लगा सर, सेटअप कॉस्ट लगा। अब जो ये यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है 100 यूनिट्स, इसको हम कहीं रखेंगे भी तो। अब याद करो ईओक्यू, तो जब हम क्वांटिटी मंगाते थे हमारा रखने का, मेंटेन करने का, कैपिटल का कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट हम लोग बोलते थे होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। और कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट सर कोई भी स्टेज ऑफ मटेरियल हो वहां लगेगा, चाहे वो रॉ मटेरियल स्टेज हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, फिनिश गुड्स हो, सब जगह लगेगा। और यहाँ पर अपना फिनिश गुड्स है, तो सर क्या यहाँ भी होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, हाँ सर यहाँ भी होल्डिंग कॉस्ट लगेगा। अगर मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और मेरे एग्जाम्पल में होल्डिंग कॉस्ट है 10% पर यूनिट, एंड इसका यूनिट प्राइस था 1000 रुपीज, तो 100 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया, तो मैं इसको डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो रखूंगा जिसका क्या होगा, जिसका होगा होल्डिंग कॉस्ट। तो सर वो होल्डिंग कॉस्ट क्या है जरा देख लो सर, 10% पर यूनिट है, तो 100/2। क्यों 100/2, याद करो ईओक्यू, तुम्हें अगर नहीं याद है तो फिर से ईओक्यू का वीडियो देखो, वहां पर है मैंने बताया है कि एवरेज कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। होपफुली तुम लोग देखोगे, याद नहीं तो देखोगे, और तुम देख चुके तो जरूरत नहीं है। तो 100/2 मैंने किया एवरेज निकालने के लिए, इनटू कॉस्ट पर यूनिट 1000 रुपीज, और पर यूनिट का प्राइस क्या है 10%, तो तुम्हारा होल्डिंग कॉस्ट क्या हो गया 5000। वहां हम निकालते थे कैरिंग कॉस्ट, वहां कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम बोलते थे EOQ by 2 इंटू कॉस्ट पर यूनिट इंटू रेट। वैसे यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ फिनिश गुड्स रखना है, इसीलिए फिनिश गुड्स को रखने के लिए हमें कैरी करना पड़ेगा, हमें कैपिटल लाना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इसका एक कॉस्ट है जो क्वेश्चन में पहले से 10% देके रखा है। तो मेरे इस एग्जाम्पल में टोटल कॉस्ट क्या हो गया सर 1000 सेटअप कॉस्ट, 5000 होल्डिंग कॉस्ट, तो टोटल क्या हो गया 6000। कब, जब मेरा टोटल प्रोडक्शन है 500 और एक बैच में मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो सर आपने कहा बैच कॉस्टिंग, आपने कहा सेटअप कॉस्ट, आपने कहा होल्डिंग कॉस्ट, बट सर आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैं तुम लोग को आज बताऊंगा EBQ। सर आप EBQ बताते बताते बैच कॉस्टिंग बताया, बैच कॉस्टिंग बताते सेटअप कॉस्ट बताया, सेटअप कॉस्ट बताते आपने होल्डिंग कॉस्ट बताया। तो EBQ कहां, अब आ जाओ EBQ में, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। सर ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी नाम से पता लग रहा होगा, जब भी हम इकोनॉमिक का बात करते थे EOQ में, इकोनॉमिक का बात करते थे सर मोस्ट इफेक्टिव वेयर माई टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। EOQ में बोलते थे सर वेयर माई कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू माई ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो जब हम बैच क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, और अभी भी आप सब कहा कि बैच साइज को रन करने के लिए, टोटल प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए मेरे को सेटअप कॉस्ट है और दूसरा मेरा होल्डिंग कॉस्ट है। तो मुझे जब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना है, दैट मींस सर आप ये इंडिकेट करना चाहते हैं इकोनॉमिक मोस्ट इफेक्टिव बैच क्वांटिटी। दैट मींस सर मेरे एग्जांपल में था 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, आप क्या 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो? या सर आप एक काम करो 50 यूनिट्स भी तो प्रोड्यूस कर सकते थे, आप 10 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते थे, आप 20 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकते थे, आप 250 यूनिट्स भी एक बैच में प्रोड्यूस कर सकते थे। बिल्कुल मैं कर सकता था, बट क्वेश्चन है कि सर क्या वो मेरे लिए इफेक्टिव होता, क्या वो मोस्ट इकोनॉमिकल होता, क्या उस केस में मेरा बैच साइज एंड मेरा बैच साइज इफेक्टिव होता, या बिकॉज ऑफ दैट इफेक्टिव बैच साइज मेरा होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट मिनिमम होता। नाउ यही हमें चेक करना है
EBQ में, और वही हम चेक करते थे EOQ में। अगर तुम्हें याद होगा EOQ में यही ऑब्जेक्टिव था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कौन सा ऑर्डर दिया जाए जिससे मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। वैसे ही मुझे EBQ में यही चेक करना है, बैच का साइज क्या रखूं, बैच का साइज जिससे 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 मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। नाउ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में जरा देख लो, तो EBQ में अपने दो कॉस्ट है, एक है सेटअप कॉस्ट, जो भी बात हो रहा था, सर मशीन को सेट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा एक नया बैच स्टार्ट करने के लिए, ताकि उसमें कोई भी हॉल्ट नहीं हो, रुके नहीं, वो चलता रहे, प्रोडक्शन टाइमली प्रोड्यूस हो, कंप्लीट हो। एंड दूसरा था होल्डिंग कॉस्ट। So EBQ, economic batch quantity, is the size of a batch where total cost of setup and holding cost are at minimum. That means मुझे वो बैच साइज निकालना है, जिसमें टोटल कॉस्ट मेरा मिनिमम हो, होल्डिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो। वापस आ जाओ इस एग्जांपल, ये मैंने दो एग्जांपल्स कवर किए। एक एग्जांपल था सर ये वाला 1, इस एग्जांपल में क्या था सर, प्रोडक्शन 500 यूनिट्स था, सेटअप कॉस्ट पर सेटअप कितना था सर, 200 रुपीज पर सेटअप था। मेरा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट था 10% पर यूनिट। ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा था 6000। अब जरा सेकंड एग्जांपल देखना। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, सेकंड एग्जांपल में मैं अपने ऑर्डर साइज को मैंने हाफ कर दिया। मैंने ऑर्डर साइज 100 की जगह 50 किया, बट जब मैंने 50 किया मेरे नंबर ऑफ सेटअप डबल हो गए, इंक्रीज हो गए। अब मैं एक लॉट साइज में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरे नंबर ऑफ सेटअप कितने हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस एग्जांपल को देखना, तो सेकंड एग्जांपल में आपका प्रोडक्शन सेम 500 यूनिट्स है। सेटअप कॉस्ट भी 200 रुपीज पर सेटअप है। होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट भी 10% पर यूनिट पर एनम है। सर कोई चेंजेस नहीं है ना, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक चेंजेस है सर, एक चेंजेस है, बैच साइज क्या है सर, बैच साइज है 50 यूनिट्स पर बैच, और यहां पर बैच साइज क्या था, यहां पर सर बैच साइज था 100 यूनिट्स। नाउ जब मैंने बैच साइज हाफ कर दिया, द इंपैक्ट देखो, जरा इंपैक्ट देख लो, तो नंबर ऑफ सेटअप कितने हो गए, तो नंबर ऑफ सेटअप हो गए 10। कैसे आया सर 10, ये तो मैंने एग्जांपल में दिखाया, अदरवाइज तुम बोल सकते थे सर 500 डिवाइडेड बाय 50, 500 इज प्रोडक्शन, 50 is your batch size, that means production by batch size is your number of setup. So 10 number of setup, per setup cost था 200, तो मेरा हो गया 2000 रुपीज सेटअप कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट सर एवरेज 50 यूनिट्स मुझे मेंटेन करना है, स्टार्टिंग में 0 था, लास्ट में 50 था, डिवाइडेड बाय 2, पर यूनिट का मेरा प्राइस है 1000 रुपीज, और कैरिंग कॉस्ट है 10%, तो मेरे को रिक्वायरमेंट है 2500 का, तो टोटल कॉस्ट हो गया 4500। तब तुम ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने बैच साइज कम किया मेरे नंबर ऑफ सेटअप इंक्रीज हो गए। सर बैच साइज, नंबर ऑफ सेटअप, सेटअप कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। जब बैच साइज अपना 100 था, तो नंबर ऑफ सेटअप थे 5, सेटअप कॉस्ट था एट द रेट ऑफ 200, तो 1000, होल्डिंग कॉस्ट था एट द रेट ऑफ 10%, तो होल्डिंग कॉस्ट अपना आ रहा था, फर्स्ट केस में अपना होल्डिंग कॉस्ट था 5000 और टोटल कॉस्ट था 6000। सेकंड केस जब मैंने बैच साइज
50 किया तो नंबर ऑफ सेटअप हो गए 10 और सेटअप कॉस्ट हो गया था, सेटअप कॉस्ट डबल हो गया अपना 2000 और होल्डिंग कॉस्ट हो गया 2500। होल्डिंग कॉस्ट कम हो गया और टोटल कॉस्ट आ गया सर 4500। अब सर हुआ क्या, जब बैच साइज मैंने कम किया तो नंबर ऑफ सेटअप इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ सेटअप, बैच साइज मैंने कम किया, नंबर ऑफ सेटअप इंक्रीज हो गए, मेरा सेटअप कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, बट मेरा कैरिंग कॉस्ट कम हो गया। जब बैच साइज इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ सेटअप कम हो गए, सेटअप कॉस्ट कम हो गया, बट होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तो सर टोटल कॉस्ट 6000 है और 50 होने से 4500। बट सर हमारा मेन पर्पस था, ईओक्यू में मेन पर्पस था टोटल कॉस्ट सर मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, बट यहां पर पता नहीं है सर, मिनिमम तो 4500 आ रहा है और मेरा सेटअप कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट होना चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट है ईबीक्यू का, ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। मेन पर्पस क्या है सर, मेन पर्पस है कि सर ऐसा बैच साइज बताओ, वो 100 है या 50 है या 40 है या 20 है या 10 है, जिस बैच साइज पे मेरा एससी सेटअप कॉस्ट, एचसी होल्डिंग कॉस्ट, ये दोनों मिनिमम होंगे और टोटल कॉस्ट कम से कम होगा। तो फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है 2ds by c। d is what, डिमांड, एनुअल डिमांड। d is what सर, एनुअल डिमांड किसका, फिनिश गुड्स का। s सेटअप कॉस्ट पर सेटअप एंड c is the carrying cost per unit पर एनम। बातें ध्यान से देखना सर, ये तो ईओक्यू का फॉर्मूला हो गया। ईओक्यू में वही था 2as या 2ao बाई सी। सर ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट और सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। वही पर वहां भी हम ऐसा ही निकालते थे और यहां भी हम वैसे ही निकालने वाले हैं। सर वहां कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो उस वीडियो में है, वो उस वीडियो में है, तुम उसको जाके देख लेना। अगर तुम्हें नहीं समझ में आए तो आप जाके देख लो उसको एक बार फिर से। और जो बच्चे सिर्फ बैच ईबीक्यू का वीडियो देख रहे हैं, वो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले जाके ईओक्यू के जो 4 वीडियो मैंने अपलोड करके रखे हैं वो पहले उसको कंप्लीट करें और देखें। अब जरा देख लो, फॉर्मूला में डाल लेते हैं। तो फॉर्मूला में डाल लेते हैं 2 इंटू, मेरा डिमांड था 500, सेटअप कॉस्ट है पर सेटअप 200 और कैरिंग कॉस्ट है 10% ऑफ 1000। तो सर अंडर रूट ओवर अंडर रूट ओवर 2 इंटू 500 इंटू 200 अपॉन 1000 इंटू 10%। तो जरा निकाल लो ईबीक्यू कितना आ रहा है। सर ईबीक्यू आएगा 2 इंटू 500 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2000 एंड इसका रूट ओवर आ रहा है 44.7216। सर बैच साइज 44.7216 कैसे होगा? हाँ होगा तो नहीं, क्योंकि या तो मैं 44 यूनिट्स बनाऊंगा या 45 बनाऊंगा, मैं आधा अधूरा तो बना के छोड़ूंगा नहीं। तो थियोरेटिकली ये आएगा बट प्रैक्टिकली 45 आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हमारा सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट दोनों सेम नहीं आया बट ऑलमोस्ट सेम आएगा। हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। थियोरेटिकली सर हमारा आया 44 पॉइंट, बैच साइज आया 44.7216, 44.7216। तो कितने नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ बैचेस होने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 44.7216, 4 डिजिट मैंने लिया है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सेटअप कॉस्ट निकालने के लिए इसको इंटू 200 कर दूंगा। तो सर 500 डिवाइडेड बाय 44.7216 इंटू 200 is coming 2236।
इज कमिंग 2236, मैंने पॉइंट में ही लिया। और मेरा होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा सर 44.7216 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000 इंटू 10%। ये भी सर उतना ही आ रहा है 2236। पर्पस तो वही था, फॉर्मूला का थ्योरेटिकली पर्पस तो वही है कि मेरा एक ऐसा बैच साइज बताओ जहां मेरा सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट दोनों के दोनों सेम आए, और यहां पर मेरा 2236 इंटू 2 आ जाएगा 4472। तो इन तीनों में सर मेरा मिनिमम क्या आया? तो इन तीनों में मेरा मिनिमम आया 4472, और यही पर्पस था। बट प्रैक्टिकली ये 44.7216 होगा नहीं, तो कम से कम मुझे क्या करना पड़ेगा? 45 यूनिट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 45 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए मेरा सेटअप कॉस्ट हो जाएगा 500 बाय 45 इंटू 200। तो सर 500 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 200 इज कमिंग 222.22, और मेरा होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगा 45 बाय 2 इंटू 1000 इंटू 10%। तो 45 बाय 2 इंटू 1000 इंटू 10%, ये आ रहा है 2250। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली ये आना चाहिए ऑलमोस्ट 2222, 4 बार 2 और 2250। तो प्रैक्टिकली तुम्हारा आएगा टोटल कॉस्ट 4472, यही आएगा अपना टोटल कॉस्ट 4472। तो होगा क्या? थोड़ा सा इन दोनों के बीच में थोड़ा चेंजेस आ रहा है। ये 2236 मैंने इक्वल किया, मैंने पॉइंट में लिया, और प्रैक्टिकली हमारा 2222 एंड 2250 आ रहा है, और दोनों लास्ट में एक्चुअली 4472 ही आ रहा है। तो सर हम एग्जाम में क्या करेंगे? मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एग्जाम में दोनों निकालना, एक थ्योरेटिकली विथ डेसिमल लेके, फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट लेके जो जनरली होता नहीं है, और एक कंप्लीट प्रोडक्ट लेके भी निकालना। दैट मींस तुम 44.7216 का भी सॉल्यूशन बनाना, और इसको राउंड ऑफ करके 45 का भी सॉल्यूशन बनाना, ताकि एग्जामिनर के नोट में जो भी होगा आंसर उस बेसिस पे हमें मार्क मिलेगा। भले मेरा 1 मिनट ज्यादा लगे, बट कम से कम मेरा फाइनल आंसर पे जो एक्स्ट्रा मार्क रहेगा वो तो मुझे मिलना ही मिलना है। तो ये अपना टोटल था इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जहां पर हमें यही प्रूव करना है कि मेरा सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट शुड बी इक्वल एंड माय टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो इन तीनों में मेरा मिनिमम है 4472। तुम लोग को और एक चीज समझना पड़ेगा ईबीक्यू में, और जो सिमिलर है ईओक्यू की तरह, इसका ग्राफ। जब हमने ईबीक्यू में बात किया सेटअप कॉस्ट, हमने बात किया ईबीक्यू में होल्डिंग कॉस्ट, याद होगा ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट हमारा ईओक्यू में अगर बैच ऑर्डर साइज अगर इंक्रीज होता था, याद होगा ये वाला एक्स एक्सिस हमारा यूनिट होता था। जितना ज्यादा क्वांटिटी हम ऑर्डर करते थे एक ऑर्डर साइज में, उतना ही ज्यादा हमारा कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होते जाता था। सेम चीज ईबीक्यू में भी एप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे हम लोग का बैच साइज इंक्रीज होगा, और तुमने अभी देखा भी मेरे एग्जांपल में, जब बैच साइज 100 यूनिट्स का था तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा था, और जब बैच साइज 50 यूनिट्स का हुआ तो कैरिंग कॉस्ट कम हुआ। दैट मींस अगर बैच साइज इंक्रीज होगा, जैसे ईओक्यू में ऑर्डर साइज इंक्रीज होता था, वैसे ही बैच ईबीक्यू में बैच साइज अगर इंक्रीज होगा तो हमारा कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। बट तो ये एक्स एक्सिस हमारा ईओक्यू में यूनिट्स हुआ करता था, यहाँ भी एक्स एक्सिस यूनिट्स है, और जैसे जैसे यूनिट्स का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे बैच साइज बढ़ेगा, मैं 100 से 200 कर दूं, तो वैसे वैसे मेरा कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा यूनिट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। बट सेटअप कॉस्ट इसका अपोजिट है। सेटअप कॉस्ट जैसे जैसे मेरा बैच साइज कम होगा, जितना कम क्वांटिटी का बैच साइज होगा, उतना ही ज्यादा मेरा सेटअप कॉस्ट होगा।
और जैसे जैसे मेरा बैच साइज इंक्रीज होगा, मैं ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स एक बैच में बनाऊंगा, वैसे मेरे नंबर ऑफ सेटअप कम होंगे और मेरा सेटअप कॉस्ट भी कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये बातें पहले भी डिस्कस हुई है हमारे ईओक्यू में, और यहाँ भी सेम ही है हमारा कि सर जैसे ईओक्यू और मैं ईबीक्यू को थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूँ। सर ईओक्यू एंड ईबीक्यू में, ईओक्यू में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता था? हमारा ऑब्जेक्टिव था सर ऑर्डर साइज। यहाँ पर है बैच, वहां पर फोकस है, ईओक्यू में फोकस है रॉ मटेरियल के ऊपर, यहाँ पर है फिनिश गुड्स। सर अगर सेटअप कॉस्ट, ऑर्डर साइज, ईओक्यू में ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज का बात करें तो उसका इंपैक्ट, अगर ऑर्डर साइज ईओक्यू में इंक्रीज करे, सेम वे बैच ऑर्डर साइज या मैं बैच साइज बोलूं, नंबर ऑफ यूनिट्स इन अ बैच, तो अगर हम ऑर्डर साइज इंक्रीज करते थे ईओक्यू में, अगर ऑर्डर साइज हमने इंक्रीज किया तो हमारा कैरिंग कॉस्ट क्या होता था? कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता था। या मैं बोलूँ अगर मैं बैच साइज इंक्रीज करूँ, बैच के ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज एक बैच में बनाऊँ, तो मुझे ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली मेरा कैरिंग कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ऑर्डर साइज लिख सकता हूँ और यहाँ मैं बैच साइज लिख सकता हूँ, तो मैं इसको फिर यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो ऑर्डर साइज अगर डिक्रीज हो गया, तो ऑर्डर साइज डिक्रीज हो गया तो कैरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक डिक्रीज होगा, क्योंकि मुझे कम क्वांटिटी मेंटेन करने पड़ेंगे, कम क्वांटिटी को होल्ड करना पड़ेगा। सेम वे अगर बैच साइज में कम रखूं तो मुझे कम फिनिश गुड्स मेंटेन करना पड़ेगा, कम फिनिश गुड्स होल्ड करना पड़ेगा, बाकी फिनिश गुड्स बिकेगा आएगा, बिकेगा आएगा, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगा? लो होगा। बट इसका अपोजिट, वहाँ हम ऑर्डर साइज के बाद बोलते थे कि अगर सर वहां पर ऑर्डर साइज का इम्पैक्ट, कैरिंग कॉस्ट में तो हमने देख लिया, और मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। ये तो सर इम्पैक्ट हो गया ऑन कैरिंग कॉस्ट। नाउ व्हाट अबाउट ऑर्डर साइज का इम्पैक्ट ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट? तो अगर ऑर्डर साइज अगर इंक्रीज होता था तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता था? डिक्रीज होता था। क्यों सर? क्योंकि ऑर्डर साइज ज्यादा मंगाएंगे हम तो कम से कम ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाया करता था। और ऑर्डरिंग साइज अगर कम होता था, तो ऑर्डर साइज अगर कम होगा, कम यूनिट्स मंगाएंगे, तो मुझे बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा अपने कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए, तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता था? इंक्रीज हो जाता था। बट सेम वे हमारे बैच ईबीक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह, ऑर्डर साइज की जगह मैं क्या बोलूंगा? बैच साइज। तो अगर बैच साइज इंक्रीज कर दिया मैंने, बैच साइज इंक्रीज कर दिया मतलब मैंने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाया एक ही बैच में, तो मुझे ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था। बट व्हाट अबाउट सेटअप कॉस्ट? तो मुझे सेटअप कॉस्ट कम लगेगा, क्योंकि एक बार सेटअप किया और मैं प्रोडक्शन करता ही रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा क्या होगा? सेटअप कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। सेम वे तो बैच साइज अगर डिक्रीज कर दूं, मैं एक सेटअप में कम यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, तो मेरा मेरा सेटअप कॉस्ट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को हर एक कम यूनिट्स के बाद फिर से सेटअप करना पड़ेगा और फिर से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो सेम एग्जांपल जो मैंने दिया था तुम लोग को, वही एग्जांपल फिर हम लोग फिर से मैं दिखा, वो एग्जांपल सेम यहाँ वैलिड है तुम्हारा। जब यहाँ पर मेरा सेटअप 5 सेटअप्स थे तो मेरे सेटअप कॉस्ट 1000 थे। जब 5 सेटअप थे तो 1000 था, और जब 10 सेटअप हो गए तो मेरा कॉस्ट हो गया था 2000 रुपीज। तो नंबर ऑफ सेटअप इंक्रीज हुए तो मेरा क्या हो गया? सेटअप कॉस्ट इंक्रीज हो गया था। बट मेरे क्वांटिटी कम था, तो कैरिंग कॉस्ट यहाँ कम हुआ, और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट डबल था, ज्यादा था। तो ये इसका इफेक्ट है। कम बैच यूनिट्स बनाने से कैरिंग कॉस्ट, कम बैच साइज करने से मेरा कैरिंग कॉस्ट कम होगा, बैच साइज ज्यादा होगा तो कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगा, बैच साइज ज्यादा होगा तो मेरा सेटअप कॉस्ट कम होगा, बैच साइज कम होगा तो सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगा। ये उस एग्जांपल से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, या ये दैट इज क्लियरली विजिबल।
तो ग्राफ में वापस आ जाते हैं, तो सेम चीज ग्राफ में हो रहा है कि सर अगर बैच साइज इंक्रीज हो गया, बैच साइज इंक्रीज हो गया तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट बैच साइज इंक्रीज होने से मेरा सेटअप कॉस्ट कम हो रहा है, और बैच साइज कम होने से, बैच साइज अगर कम होगा तो मेरा सेटअप कॉस्ट सबसे हाई पे रहेगा। तो इन दोनों के बीच में ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, यही अपना लाइन क्या होगा, यही पॉइंट अपना होगा ई बी क्यू, यही पॉइंट अपना होगा ई बी क्यू। इसी पॉइंट को अपने बोलेंगे ई बी क्यू पॉइंट, जहां जहां मेरा कैरिंग कॉस्ट एंड 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 होल्डिंग कॉस्ट दोनों सेम होगा एंड टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा, और ये वाला पॉइंट टोटल कॉस्ट का है जो ईबीक्यू पे मैच करेगा, और ये नंबर ऑफ बैच यूनिट्स है जो हमें प्रोड्यूस करना है। तो ये सिमिलर है तुम्हारे ईओक्यू की तरह। इसीलिए मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका जिनका ईओक्यू क्लियर नहीं है पहले वो ईओक्यू के वीडियोस देखें, क्योंकि मैंने बहुत बार ईबीक्यू को लिंक किया है ईओक्यू के साथ। तो बार बार मैं चाहूंगा कि तुम लोग जाके पहले ईओक्यू कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद ईबीक्यू देख। तो अब जाके अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन यहाँ पर से इलस्ट्रेशन 6 और सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे मटेरियल में चैप्टर में थे, वो भी हम कर लेंगे। यहाँ पर देख लो, केबीसी बियरिंग लिमिटेड कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बियरिंग्स, इसका एनुअल डिमांड है 48,000 बियरिंग टू मेसर्स केएमआर फैंस ऑन अ स्टेडी डेली बेसिस। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 1 रुपी एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, 1 रुपया होल्डिंग कॉस्ट लगेगा पर बियरिंग पर मंथ, एक महीना का एक के लिए, एक महीना का एक के लिए पर बियरिंग कॉस्ट लगेगा 1 रुपया, ठीक है, पर मंथ। तो सर साल का कितना हो गया, 1 इंटू 12 रुपीज, एंड द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर इज 3,200। एक रन के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगेगा 3,200, सेटअप कॉस्ट लगेगा 3,200। तो वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द ऑप्टिमम रन साइज। सर ओआरएस दैट इज व्हाट बेस्ट साइज। ना कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ओआरएस क्या है, ओआरएस एंड ईबीक्यू दोनों सेम है, या तो मैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बोलूं या मैं इसे ऑप्टिमम रन साइज बोलूं, ये दोनों सेम है ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर। तो लगा दो फॉर्मूला, सर √2ds अपॉन सी 2 इंटू 48,000 एनुअल डिमांड, ये 3,200 क्या है सर सेटअप कॉस्ट, एंड 12 रुपीज क्या है सर 1 रुपी पर मंथ था, तो इंटू 12 तो कितना आ गया अपना 5060 यूनिट। नंबर ऑफ बैच, नंबर ऑफ सेटअप या नंबर ऑफ रन, सर 48,000 एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईबीक्यू 5060, तो पॉइंट में आ रहा है 9.49, इन्होंने राउंड अप करके 10 सेटअप या 10 रन कर दिया, 10 सेटअप या 10 रन कर दिया। तो ये पूछ रहे थे कि इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑप्टिमम रन क्या है, इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑप्टिमम रन इज इक्वल्स टू, हम निकालते थे सिमिलर ईओक्यू में कि इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स क्या है, और इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर्स क्या होता था सर 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो वैसे ही यहाँ पर इंटरवल बिटवीन 2 रन हो गया 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रन 10, तो आ कितना आ गया 36.5 डेज आ गया। फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट। तो मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगा, बहुत बार बात हुआ कि सर मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट होगा क्या, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट इज एट ईओक्यू, मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट इज एट ईबीक्यू। जब हम ईबीक्यू या ईओक्यू मेंटेन करेंगे तो वो उस क्वांटिटी ही तुम्हें क्या देगा, मिनिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट देगा। तो मिनिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का ऑलरेडी फॉर्मूला बात हो गया कि सर 5060 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यूनिट कॉस्ट पर एनम, तो यहाँ पर 1 रुपी पर मंथ था इसलिए इंटू 12 कर दिया, तो 5060 डिवाइडेड बाय 2। तो इस एग्जांपल में अपना जो स्टडी मेट का एग्जांपल इलस्ट्रेशन 6, स्टडी मेट का एग्जांपल जो इलस्ट्रेशन 6 है यहाँ पर अपना, तो यहाँ पर अपना टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अपना निकाल दिया इन्होंने। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अपने क्या बोल सकते थे सर, इन्वेंट्री कॉस्ट अपना बोल सकते थे कि जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने वाले एक बैच में हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं 5060 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 पर मंथ का इंटू 12 12 महीने का, तो ये अपना आ रहा था 5060 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, क्या आ रहा था 3030
360 और वैसे ये इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया अपना और सेटअप कॉस्ट, टोटल सेटअप कॉस्ट अपना होता, तो टोटल सेटअप कॉस्ट होता कितना। एनुअल डिमांड था, एनुअल डिमांड था हमने ऑलरेडी निकाल के रखा 10 रन। एनुअल डिमांड था अपना 48,000 बियरिंग का, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 5060 और एक सेटअप कॉस्ट, एक सेटअप रन का कॉस्ट था 3,200, तो ये आ गया अपना 48,000 डिवाइडेड बाय 5060, 48,000 डिवाइडेड बाय 5060 इंटू 3,200, ये 30356। या फिर मैं बोलता, तो इस क्वेश्चन में ना अपना ये 5060 यूनिट्स एक्चुअली नहीं आ रहा है, ये अपना आ रहा है 5059.64। तो इन्होंने राउंड अप करके ना 5060 यूनिट्स कर दिया, तुम भी कर सकते हो, बट 5060 का राउंड अप किया तो होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं आएगा, आस पास आएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर क्या है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा, अपना आंसर रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने अगर राउंड अप किया तो होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं आएगा, बट सेम आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने 5060 लिया है, तो यहाँ पर मेरा सेटअप कॉस्ट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है बैच कॉस्टिंग का। सेटअप कॉस्ट अपना आ जाएगा, हमने 5060 लिया है, तो मेरा टोटल डिमांड था 48,000। तो ऑलरेडी हमने निकाला नंबर ऑफ सेटअप 10, तो मैं सीधा कर सकता हूँ नंबर ऑफ सेटअप 10 इंटू सेटअप कॉस्ट पर रन था 3,200, तो ये आया 32,000। और होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट मेरा आ जाएगा, मेरे यूनिट्स कितने मैंने बैच साइज करना है 5059, दैट मीन्स मुझे मेंटेन करना है 5060 एवरेज इंटू 2 पर एनम। कॉस्ट कितना है 1 रुपी, तो इंटू 1 पर मंथ है, तो इंटू 12, तो ये आ जाएगा 5060 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इज कमिंग 30,360। तो देखो ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, ना आए बट हमें ऐसे ही निकाल देना है। 3360 प्लस 32,000, तो इज कमिंग 62,360। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट होगा। क्वेश्चन में बोला ही था निकालना है, बट मैंने निकाल दिया। तो ये 3360 इन्होंने निकाला है, बट तुम अगर निकालोगे सेटअप कॉस्ट तो ये आएगा 32,000। दोनों सेम नहीं आ रहा है क्योंकि हमने राउंड अप कर दिया, यहाँ पर 5059.64 लिया है, जबकि ये 5059.64 लेते तो ये इक्वल आएगा। तुम ट्राई कर लेना, बट हमने 5060 लिया है। तो हुआ ये क्या सर अपना, मैं जस्ट समराइज कर देता हूं। तो सर EBQ एंड ORS, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एंड ऑप्टिमम रन साइज, ये दोनों सेम है। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सर इकोनॉमिक बैच निकालना, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने इन वन बैच, दैट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इन वन बैच, number of units to be produced in a batch. Where my total setup cost and my holding or total carrying cost should be equal. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था EBQ का। तो हमें ना EBQ में ऑब्जेक्टिव के बाद टोटल कॉस्ट निकालना है। कुछ फॉर्मूलाज है जब डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो EBQ का टोटल कॉस्ट, कि EBQ मॉडल में इनका टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो सर टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट होगा अपना सेटअप कॉस्ट, या मैं बोलूँ टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट, जो हम लोग जनरली एनुअली निकालते हैं। सो टोटल सेटअप कॉस्ट क्या होगा? तो टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेटअप
इनटू कॉस्ट पर सेटअप। तो नंबर्स ऑफ सेटअप इनटू कॉस्ट पर सेटअप, ये आ गया अपना टोटल सेटअप कॉस्ट। नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालेंगे अपने? नंबर्स ऑफ सेटअप इज इक्वल्स टू, जैसे हम लोग ईओक्यू में निकालते थे कि सर अपना एनुअल डिमांड या फिर अपने यहाँ बोल सकते हैं सर एनुअल प्रोडक्शन, क्योंकि अपना यहाँ पास ऑब्जेक्टिव फिनिश गुड्स का है, डिवाइडेड बाय एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, क्या करें, किससे डिवाइड कर दे सर? हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे बैच साइज से, वहाँ डिवाइड करते थे ऑर्डर साइज से, तो यहाँ आ गया हम लोग का नंबर ऑफ सेटअप। तो ये निकल गया अपना नंबर्स ऑफ सेटअप से निकल गए, इसको अपने कॉस्ट पर सेटअप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा टोटल सेटअप कॉस्ट। फिर बच गया अपना टोटल होल्डिंग कॉस्ट। टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे करते थे सर? अपने वापस करते थे कि एवरेज कॉस्ट निकाल लेते थे। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए अपने क्या बोल सकते हैं कि सर जैसे ईओक्यू में ऑर्डर साइज को डिवाइड करते थे, बैच साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट पर एनम, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट पर एनम, अगर हम पर एनम निकाल रहे हैं तो बैच साइज ईबीक्यू से मिल जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ सर ईबीक्यू साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इस तरह हमारा टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये भी निकल गया टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और कुछ एडिशनल फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है नंबर ऑफ सेटअप, तो ये निकल गया नंबर ऑफ सेटअप निकालने का। मिनिमम कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कॉस्ट, तो अपना आ जाएगा टोटल होल्डिंग कॉस्ट का जो ईबीक्यू लेवल पे जो कॉस्ट आएगा वही अपना मिनिमम कॉस्ट रहता है जनरली। और वो अगर पूछे कि टाइम इंटरवल बिटवीन 2 बैचेस, तो अपने कैसे निकालते थे कि 2 बैच के बीच में कितना टाइम का गैप होगा? तो बहुत ही सिंपल सा बात होता था सर 365 या 360 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ बैचेस। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा ना कंप्लीट हो गया। तो तुम्हें समझ में आएगा ईबीक्यू, तुम ट्राई करना क्वेश्चन, आई थिंक अब हो जाएंगे तुम्हारे पास ईबीक्यू। तो हमने बैच कॉस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट भी कवर कर दिया, दैट इज ईबीक्यू। ठीक है, फिर थैंक यू, क्वेश्चंस करते रहो। मे बी हम लोग लेबर का वीडियो मैं आज शेयर करूंगा गूगल ड्राइव में, और तुम लोग देखते रहो वीडियो। ठीक है।